सो वेलकम बैक गाइस। आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द सैंड। कहानी की शुरुआत होती है जंगल के बीच से, जहाँ पर हम दो अनजान लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक आदमी बहुत डरा हुआ है, लेकिन दूसरा वाला आदमी उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ थोड़ी देर रुकना होगा। अगर हमें उन स्नेक की स्किन मिल गई तो हम करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन वो आदमी नहीं मानता और भागना शुरू कर देता है। कुछ ही देर भागने के बाद उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है और देखते ही देखते वो उसके अंदर धंसता चला जाता है। उसी दौरान उसकी नज़र थोड़ी दूर पड़े हुए एक इंसान के कंकाल पर पड़ती है और अगले ही पल सब कुछ ब्लैक हो जाता है। सो कुछ इस तरह था इस कहानी का इंट्रो, जिसे देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर ये कहानी किस तरह की होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी कहानी के दो असल किरदार जॉश और सोफिया को देखते हैं, जो मैक्सिको से यहाँ पर आए हुए हैं अपने दोस्त मार्कस से मिलने के लिए, क्योंकि वो उनका क्लासमेट था और बहुत सालों से दोस्त भी। यहाँ हम उन दोनों की बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी कुछ खास बनती नहीं है। कहने को तो ये हस्बैंड वाइफ है, लेकिन बस दुनियादारी के लिए। असल ज़िंदगी में ये दोनों अब साथ नहीं रहते। लेकिन क्या पता इस ट्रिप के जाने के बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए। अब दोनों होटल पहुंचते हैं जहां पर इनकी मुलाकात मार्कस से होती है, जो इन्हें देखकर बहुत खुश होता है और सोफिया के काम की तारीफ भी करता है, क्योंकि वो एक नर्स है और अंडर प्रिविलेज बच्चों को मदद करती है, उनका इलाज फ्री में भी करती है। अब इसके बाद वो जोश से भी मिलता है, लेकिन यहाँ जब मार्कस को पता चलता है कि उन दोनों का रूम अलग अलग है तो वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसे इनकी सिचुएशन के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। पर यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। स्टाफ इन्हें बताता है कि अभी सिर्फ एक ही रूम खाली है, जब दूसरा रूम अवेलेबल होगा तो वो आपको दे दिया जाएगा। अब दोनों के पास कुछ ऑप्शन नहीं थे, इसलिए उन्हें ये लेना ही पड़ता है। रूम में जाने के बाद जोश कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। पर सोफिया बहुत ही रूड बिहेव करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी को लेकर दोनों में एक बार फिर से बहस हो जाती है। अब शाम होने पर तीनों फिर से मिलते हैं और साथ में अपने पुराने दिनों के बारे में बातें करते हैं। और ऐसी बातों बातों में मार्कस उन्हें चियोची नाम की जगह के बारे में बताता है, जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं ट्रैक करने के लिए, और कहता है कि तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। तो वो हाँ कर देता है, पर वो कहता है कि सोफिया वहाँ नहीं जा पाएगी। अब ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कौन होते हुए डिसाइड करने वाले कि मैं जाऊंगी या नहीं, वहाँ मैं ज़रूर जाऊंगी। और फिर उठ के चली जाती है। ये सब देखकर मार्कस थोड़ा हैरान था, इसलिए वो जोश से इस बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि इस ट्रिप के बाद हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, क्योंकि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। ये हम दोनों की मर्जी से हो रहा है। अब दोनों देर रात तक बैठकर बातें करते हैं, जिसमें साफ पता चल रहा था कि जोश अपने रिलेशन को सुधारना चाहता है, पर सोफिया ऐसा नहीं चाहती। अब रूम में जाने के बाद वो देखता है कि वो बेड पर सो रही है। वो ट्राई करता है कि वो भी जाकर बेड पर सोए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो सोफे पर ही सो जाता है। अगले दिन जब सोफिया सोकर उठती है तो चियाचू के बारे में नेट पर चेक करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस जगह पर काफ़ी अच्छा स्पॉट है, जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। तो वो जोश से कहती है कि मैं अकेले ही वहाँ पर जा रही हूँ, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि मैं भी इस ट्रिप में साथ आया हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मान जाती है और फिर दोनों अपने ट्रैक का सामान पैक करते हैं। नीचे जाकर वो स्टाफ से चियोची के बारे में रास्ता पूछते हैं, तो वो उन्हें दो रास्ते बताता है। एक जहाँ से सभी टूरिस्ट जाते हैं, जिसे कि लैस एरेनिस कहते हैं, जहाँ का इस्तेमाल यहाँ के लोकल भी नहीं करते हैं, इसलिए वो उन्हें सख्त मना करता है कि वो रास्ता कभी ना चुने, क्योंकि वहाँ कई सारे दलदल हैं और कई खतरनाक सांप भी, जो किसी को भी मिनटों में मार सकते हैं। तो जोश कहता है कि ठीक है, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। उनके जाने के बाद एक रिसेप्शनिस्ट किसी बंदे को इशारा करती है, तो वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि ये वही आदमी है जिसका साथी कहानी की शुरुआत में मारा गया था। लेकिन वहाँ ये क्या करने जा रहा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब होटल की कार लेकर ये निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद वो अपनी उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें ट्रैक करना था। लेकिन यहाँ भी दोनों कुछ बात नहीं करते और बस चुपचाप चलते रहते हैं बिना कुछ बोले। लेकिन एक टाइम आता है जब इन्हें एक जगह रुक कर आराम करना पड़ता है, लेकिन तभी मौसम कुछ बिगड़ने लगता है। और जोश को पता था कि ऐसे मौसम में यहाँ बाहर रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो सोफिया से कहता है कि हमें होटल के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो हम लोग यहीं फंस जाएंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पर वो कहती है कि हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब हैं, थोड़ी देर और चलते हैं। लेकिन वो उसे समझाता है और फाइनली वो मान जाती है, जिसके बाद दोनों अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। पर यहाँ वो एक चीज़ गौर करते हैं कि उनकी कार को कोई अनजान आदमी चोरी करने की कोशिश, और इसीलिए सोफिया फौरन जोश को छुपने को कहती है और होशियारी दिखाने के लिए उसके पास चला जाता है। ये वही था जो होटल से इनका पीछा कर रहा था। वो आदमी जोश के ऊपर बंदूक तान देता और कहता है कि जो कुछ भी है सब कुछ मुझे दे दो।
लेकिन जोश नहीं देता। तभी सोफिया भी वहाँ आ जाती है और उसे अपना बैग दे देती है, लेकिन इतने में जोश उसके सर पर एक लकड़ी से हमला कर देता है जिससे वो गिर जाता है और दोनों दोबारा से जंगल के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। पर वो आदमी अब रुकने वाला नहीं था, वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे कि दोनों बहुत डर जाते हैं और वो बस भागते रहते हैं। और एक समय आता है जब वो लैस एरिना के एंट्री गेट पर आ जाते हैं। ये वही रास्ता था जहाँ पर उसे स्टाफ वाले ने जाने से मना किया था, पर जोश कहता है कि हमें वहां जाना होगा वरना वो आदमी हम दोनों को मार देगा। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम वापस से अपनी कार की तरफ आ जाएंगे। सोफिया मान जाती है क्योंकि वो आदमी उनकी जान के पीछे पड़ चुका था और इसीलिए वो उस रूट को ले लेते हैं और बस भागते रहते हैं। लेकिन अचानक से उनकी टक्कर एक पेड़ से होती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब उसकी आंख खोलती है तो वो जोश को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में उसका पैर फिसल जाता और वो जाकर एक दलदल में गिर जाती है। तो दोस्तों असल कहानी अब यहाँ से शुरू होने वाली है, तो तैयार हो जाइए। अब उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी वहाँ जोश भी आ जाता और उसे मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो एक लकड़ी की टहनी को उसके पकड़ने को कहता है, पर वो भी टूट जाती है और वो बार बार उससे कहता है कि ज्यादा हिलो मत, जितना तुम हिलोगे ये तुम्हें उतना अंदर खींचता ले जाएगा। लेकिन यहाँ सोफिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो हिलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे अंदर घुसने लगती है। तब मजबूरन जोश को भी वहां कूदना पड़ता है और उसे बचाने के लिए अब ये दोनों ही उसके अंदर फंसे हुए हैं। इस दलदल के बारे में इस टाउन के लोग कहते हैं कि ये जिसको भी अपने आगोश में लेता है उसके बाद उन्हें कभी बाहर जाने नहीं देता। तो इन दोनों के साथ क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर हम मार्कस को देखते हैं जो इन दोनों से मिलने के लिए होटल आता है, लेकिन वहाँ ये कहीं दिखाई नहीं देते। तो वो उनके रूम में जाता है जहाँ उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था मैं और सोफिया दोनों चुआची जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए और शाम तक वापस आ जाएंगे। उसे ये सब नॉर्मल लगता है इसलिए वो अपने घर चला जाता है, लेकिन यहाँ तो सीन ही उल्टा पड़ा हुआ था। दोनों ही मुसीबत में थे। दोस्तों सोफिया अंदर धंसती जा रही थी, जोश उसे खींच कर ऊपर निकालता है। वो जोश से पूछती है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने एक गाइड बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, वरना ये सैंड आपको अंदर और खींचती चली जाएगी। और अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो किसी रस्सी का जुगाड़ करना होगा जिससे कहीं पर अटका कर और फिर उसकी मदद से हमें बाहर निकल सकते हैं। पर यहाँ उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो सोफिया कहती है कि क्यों ना मुझे तुम ऊपर की ओर धक्का दो जिसकी मदद से मैं ऊपर आ सकूं। लेकिन ये करने से जोश और नीचे जाने लगता है, इसलिए वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। अब यहाँ सोफिया थोड़ी दूरी पर एक सांप के अंडे को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वहाँ की ज़मीन हार्ड है, इसलिए हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। पर उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि अगर वहाँ अंडा है तो सांप भी ज़रूर आसपास ही होगा। अब यहाँ सोफिया को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। वो जोश से कहती है कि तुम हाथ डालकर देखो कि वहाँ पर क्या है। जब वो चेक करता है तो असल में वहाँ उन्हें एक इंसान की लाश मिलती है। ये वही शख्स था जिसकी मौत कहानी की शुरुआत में हुई थी। उन्हें उसका बैग मिलता है जिसके अंदर एक राइफल, टॉर्च और एक चाकू मिलता है। ये सारी चीज़ें वो अपने पास रख लेते हैं क्योंकि सभी उनके काम आने वाली है। लेकिन यहाँ जोश को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उस बैग को पकड़कर उससे एक रस्सी बनाए और पास में ही रखे पत्थर पर उसके अटका कर बाहर निकल जाए। दोनों को ये सही लगता है इसलिए वो दोनों इसको फटाफट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी नज़र थोड़ी दूर पर पड़ती है और हम देखते हैं कि कुछ चींटियाँ अपने घर से बाहर निकल रही है, मतलब कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। सीन शिफ्ट होता और हम मार्कस को देखते हैं जो लॉबी में बैठा था, अपने दोस्त का वेट कर रहा था। तभी उसे वो अनजान आदमी दिखता है जिसके पास जोश का बैग था। वो फौरन उसके पास जाकर पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आए, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता और भागने लगता है। अब मार्कस भी उसका पीछे भागता है। इसी में उसके शर्ट पे लगा खून को देखता है और इसी में वो उसके शर्ट पे लगे खून को देखता है, वो और घबरा जाता है। तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर पुलिस को दे देते हैं। इधर अब इन लोगों ने रस्सी तो बना ली थी, लेकिन जब उसे यूज़ करते हैं तो वो छोटी पड़ जाती है, जिससे ये भी आइडिया इनका फ्लॉप हो जाता है। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और दोनों तुरंत ही चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर बैठा पायलट इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज़ सुन नहीं सकता, इसलिए वो चला जाता है। तो सोफिया कहती है कि अगर हम राइफल का इस्तेमाल करते तो शायद वो हमें सुन लेता, लेकिन हमने ये मौका भी खो दिया और दोनों की उम्मीद यहाँ टूट जाती है। लेकिन जोश उसे हौसला देता है कि हमें कोई ना कोई ज़रूर बचाने आएगा। इतनी देर तक हम हमारे होटल से बाहर हैं, क्या पता मार्कस को अब तक पता चल चुका हो। तभी सोफिया की पीठ पर वही चींटियाँ काटना शुरू कर देती है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। तो जोश उसे फौरन अपने पास रखी एक शराब की बोतल देता है और इसी जगह गिराने को बोलता है, जिससे वो चींटियां तो भाग जाती है। लेकिन ये बोतल देखकर सोफिया उसे गुस्से में पूछती है कि तुम अपने साथ खाने के सामान ना लाकर एक शराब की बोतल लेकर आए हो।
तो जोश बताता है कि वो बीते कुछ दिनों से डिप्रेस चल रहा है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो डिवोर्स के बाद आखिर अकेले कैसे रह पाएगा। उनके बेटे का क्या होगा, वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, और यही वजह है कि मैं अपने साथ शराब रखने लग गया। तो ये सुनकर सोफिया रोने लगती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे अभी भी इतना प्यार करता है, और उसे भी ये डर सता रहा था कि वो भी उसके बिना कैसे रह पाएगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खूब रोते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब ये लोग जब घर वापस जाएंगे तो मे भी ये ख्याल इनके दिमाग से निकल जाए कि इन्हें अलग रहना है, लेकिन अभी ये देखने पर नामुमकिन लग रहा है क्योंकि जिस बात का डर था वही हो गया है। अब जिस सांप का अंडा जोश के पीछे था वहां से एक सांप इनकी तरफ आ रहा था, इसलिए सोफिया कहती है कि तुम हिलो मत, मैं उसे शूट करके मार दूंगी। लेकिन इतने में जोश के हाथ में वो काट लेता और जब वो गोली भी चलाती है तो वो उसे ठीक से लगती नहीं है। पर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो सांप वहां से भाग जाता है। लेकिन अब यहाँ जोश की हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी, जहर अब उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया था। पर अच्छी बात यह है कि सोफिया एक नर्स है और उसे ऐसी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए वो उसके हाथ पर सबसे पहले तो एक कपड़ा बांध देती है ताकि जहर और ना फैले। लेकिन ये चीज ज्यादा कामयाब नहीं होती। जोश अब अपना होश हवास खो रहा था। वो उससे कहता है कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, 3 घंटे से ज्यादा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन यहाँ तो अभी इनकी मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। वहाँ जेल में हम मार्कस और उस आदमी को देखते हैं जो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी ये घड़ी दे दो तो मैं तुम्हारे दोस्तों की लोकेशन को बता दूंगा। पर मार्कस कहता है कि ये मेरे डैड की आखिरी निशानी है, लेकिन वो फिर भी उस घड़ी को दे देता है अपने दोस्तों के लिए। जिसके बाद वो उसे लैस एरिना के बारे में बताता है और ये सुनकर वो फौरन पुलिस के पास जाता है। उधर दलदल में अभी जोश की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। सोफिया देखती है कि जहर अब उसकी गर्दन तक पहुंच गया है, इसलिए वो फौरन चाकू से उस जगह पर एक कट लगा देती है ताकि वो भी खून जहरीला हो वो बाहर आ जाए, और वो चाकू को गर्म करके वहां लगा देती है। इन सब चीज़ों में जोश को इतना दर्द होता है कि वो बेहोश होने लगता है। लेकिन ऐसी हालत में भी वो सोफिया से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और कभी वो अलग नहीं होना चाहता। ये सुनकर सोफिया को एहसास होता है कि वो किस इंसान को खोने जा रही थी। अब यहाँ प्यास की वजह से सोफिया भी फेंट हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जोश पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन वो उससे कहता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, वरना मेरे साथ तुम भी मारी जाओगी। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। यहाँ वो उसे ये भी बता देती है कि अब वो उसे डिवोर्स नहीं देने वाली है, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर जोश बहुत खुश होता है और साथ में उसको उम्मीद भी मिलती है। वो उसे एक आइडिया बताती है कि क्यों ना हम उस सांप को पकड़कर उसे एक रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करें, अपनी उस रस्सी के साथ बांधकर। लेकिन जोश कहता है कि अब तक तो वो सांप बहुत दूर जा चुका होगा। लेकिन सोफिया को यकीन था कि वो पास में होगा क्योंकि वो भी एक माँ है, वो अपने अंडे से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। और उसका ये अंदाजा ठीक होता है। वो सांप थोड़ी ही दूरी पर था। अब दोनों उसके ऊपर पत्थर मारते हैं ताकि वो उसे गुस्से में इनके पास आ सके। होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ एक गलती हो जाती है। वो इस बारी सोफिया के पीछे आ जाता है और वो जब शूट करती है तो वो गोली कहीं और लगती है और ना कि उस सांप पर। और इसी का फायदा उठाकर वो सांप उसके गले पे आकर चिपक जाता है। वो उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेता है और सोफिया की सांसें अब धीरे धीरे रुकने लगी थी। एक पल ऐसा आता है जब वो सांप उसे काटने ही वाला था, लेकिन इतने में जोश उसकी गर्दन पकड़ लेता है और चाकू से उसे मार देता है। अब इसके बाद सोफिया उसी बैग से बनाई हुई रस्सी में बांधती है और उस पत्थर की ओर फेंकती है, लेकिन बार बार उसका निशाना गलत होता है। लेकिन आखिरी में वो सही हो जाता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद वो निशाना सही में लग जाता है। वो उसे पकड़कर बाहर आ जाती है, पर जोश अभी भी अंदर था, जो बचा हुआ था, लेकिन जहर अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है। इसलिए वो सोफिया से कहता है कि तुम जाकर मदद लेकर आओ। वो फौरन भागना शुरू करती है, लेकिन उसके जहन में ये दलदल का दर्द इतना ज़्यादा बैठ गया था कि वो उसे बाहर नहीं ला पा रही थी। यही वजह है कि वो हर जगह पर उसे वही चीज़ दिखाई दे रही थी, इसलिए वो एक जगह मायूस होकर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ कुछ देर बाद लाइट जलती है और ये पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें कि मार्कस लेकर आया था। वो फौरन सोफिया को रेस्क्यू करता है, पर जोश उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो सोफिया से पूछते हैं कि जोश कहाँ है। वो उन्हें पीछे की तरफ इशारा करती है और वो लोग उससे भी उठा कर ले आते हैं। अब सोफिया को लगने लगा था कि जोश अब जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हालांकि अगर मार्कस पुलिस को लेकर नहीं आता तो शायद ये दोनों इसी जंगल में मर जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर एक और चीज होगा कि मुश्किल घड़ी में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, जिससे कि दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता चल पाई। और आज के बाद शायद ये कभी अलग होने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि इंसान की पहचान उसके मुश्किल वक्त में ही होती है। और इसी इंपॉर्टेंट कोड के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।